जो साइकिल ऑफ इरोजन या डेविस का अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पार्ट 1 में मैंने युवावस्था तक के बारे में विस्तार से चर्चा की, या तरुण अवस्था के बारे में चर्चा की। अब इसके बाद में जो दूसरी स्टेज है वो है प्रौढ़ावस्था। तो इसी के कंटिन्यूशन में तो दूसरी अवस्था जो है स्टेज है वो प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के अंदर डायग्राम देखिए। डायग्राम में समझने का, ये जो ऊपरी वक्र है, ये यहाँ से जो ऊपरी वक्र, ये ऊपरी उच्चतम जल विभाजक या जिसको यूसी बोला था मैंने, यूसी भी नीचे की ओर आ रहा है और निचला वक्र है घाटी की तली, ये भी नीचे की ओर आ रही है। तो दोनों नीचे की ओर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ऊपर भी अपरदन शुरू हो गया और नीचे घाटी की तली यानी कि वी आकार की घाटी अब यू आकार में परिवर्तित होने लग गई है। देखिए प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होते ही पार्श्विक अपरदन प्रारंभ हो जाता है। पार्श्विक अपरदन यानी कि जो वी आकार की घाटी थी, ये घाटी गर्तन तो लंबवत अपरदन था। अब ये पार्श्विक अपरदन यानी कि घाटी का चौड़ा होना भी प्रारंभ हो जाता है। इसको बोलते हैं पार्श्विक या क्षैतिज अपरदन भी हम इसको बोल देंगे। पार्श्विक अपरदन या लेटरल इरोजन या क्षैतिज अपरदन भी कहते हैं। अर्थात घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। अब ये चौड़ाई बढ़ेगी तो ये क्या होगा, ये यू आकार की घाटी में परिवर्तित हो जाएगा। ये यहां पर यू आकार की घाटी बनेगी। लंबवत अपरदन की वजह से वी आकार की घाटी बनी थी। अब प्रौढ़ावस्था में इन घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। इस प्रक्रिया को घाटी का चौड़ा होना कहते हैं। पहले वाले में घाटी गर्तन था, अब ये घाटी का चौड़ा होना। घाटी का चौड़ा होना यानी कि वैली वाइडनिंग। घाटी का गहरा होना कम हो जाता है। अब यहाँ पर घाटी गर्तन कम हो गया लेकिन चौड़ा होना क्यों? क्योंकि पानी की मात्रा नदी के अंदर बढ़ गई। पानी की मात्रा बढ़ गई तो घाटी गर्तन के बजाय घाटी का चौड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में गिरावट आने लगती है। मैंने जैसा बताया, ऊपरी वक्र में गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। सापेक्ष उच्चावच में मैंने क्या बताया था, ऊपरी वक्र और निचले वक्र के बीच का जो अंतर। और अब निरपेक्ष उच्चावच यानी कि ऊपरी वक्र जो है वो नीचे की ओर आता है और लोअर एलसी भी जो है वो भी नीचे आता है और निरपेक्ष उच्चावच कम होने लगता है। और पार्श्विक अपरदन के कारण तरुणावस्था की वी आकार की घाटियों का चौड़ी घाटियों में परिवर्तन हो जाता है और ये यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। ये देखिए इधर डायग्राम पे बार बार आ जाइए। यहां पर ये यू आकार की घाटी बना दी मैंने, यू घाटी का चौड़ा होना। और ऊपरी वक्र और निचला वक्र दोनों नीचे की ओर आ रहे हैं, दोनों, यानी कि ये अंतर कम हो गया। देखिए यहां पर तो ये इस प्रकार से प्रौढ़ावस्था के बाद में जीर्णावस्था। जीर्णावस्था यानी कि जब नदी है मैदानी भाग में बहने लगती है तो उसके अंदर पानी की मात्रा अधिक होती है और उसकी गति धीमी हो जाती है। गति धीमी होगी तो घाटी गर्तन नहीं होगा और लंबवत अपरदन रुक जाता है एक तरह से। जैसे ही निम्नवर्ती या लंबवत अपरदन का स्थगन हो जाता है तब जीर्णावस्था प्रारंभ हो जाती है। परंतु
पार्श्विक अपरदन यानी कि घाटी का चौड़ा होना, पार्श्विक अपरदन तथा घाटी का चौड़ा होने का कार्य अब भी जारी रहता है। परिणाम स्वरूप ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आने लगती है, अर्थात निरपेक्ष उच्चावच तेजी से घटने लगता है। जो निरपेक्ष उच्चावच है वो घटने लगेगा। निरपेक्ष उच्चावच जो है कम होता है, घटने लगता है, डाउन होता है। इस अवस्था में जलमार्ग ढाल में निहायत कमी हो जाने के कारण गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी न्यूनतम हो जाती है, यानी कि अब उसमें जो लोड है वो भी धीरे धीरे जमा होने लग जाता है, जिस कारण लंबवत अपरदन या घाटी गर्तन नहीं हो पाता। अब यहाँ पर जो प्रथम अवस्था थी उसमें सापेक्षिक उच्चावच बढ़ रहा था, इसमें निरपेक्ष उच्चावच तथा सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम होते हैं। कैसे? सापेक्षिक उच्चावच कौन सा? उसकी हाइट। ये यहाँ पर सापेक्षिक उच्चावच जो है ये इसकी हाइट कम हो रही है, इसको सापेक्षिक उच्चावच कम हो गया। सापेक्षिक उच्चावच यानी कि जो ऊपरी वक्र और निचले वक्र के बीच का जो अंतर है वो देखे यहाँ पर आके न्यून हो गया और न्यून हो गया, ये तो हो गया सापेक्षिक उच्चावच। और निरपेक्ष उच्चावच यानी कि दोनों नीचे की ओर आ रहे हैं, वो निरपेक्ष उच्चावच। दोनों न्यूनतम होते हैं। इस अवस्था में समस्त स्थल खंड निम्न उच्चावच वाले होते हैं, जिस पर विस्तृत बाढ़ मैदान का निर्माण होता है। इस लगभग समतल मैदान को डेविस ने पेनीप्लेन कहा। इंपॉर्टेंट है पेनीप्लेन। पेनीप्लेन कहा। पेनीप्लेन यानी कि समतल मैदान। इसकी सतह पर उत्तल व अवतल ढाल वाली कम ऊंचाई की बिखरी हुई अवशिष्ट पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसे डेविस ने मोनार्डनॉक कहा। मोनार्डनॉक। मोनार्डनॉक कहा, जो इधर उधर छोटी छोटी चट्टाने या छोटे छोटे उत्तल या अवतल ढाल वाले कम ऊंचाई की पहाड़ियां होती हैं, जो कि समतल मैदान में पाई जाती हैं, इस वाले भाग में है। ये जो यहाँ इधर उधर कहीं छोटी मोटी पहाड़ियां टाइप में पाई जाती हैं, उत्तल और अवतल ढाल वाली, जिसको कि मोनार्डनॉक कहते हैं। तो ये जो इस प्रकार से 3 अवस्थाएं हो गई। अब इसमें डेविस की जो भौगोलिक चक्र है उसकी कुछ आलोचना है। आलोचना क्या है देखिए। डेविस के उत्थान की संकल्पना मान्य नहीं है, क्योंकि डेविस ने अल्पकालिक त्वरित दर से उत्थान की बात कही है। मैंने शुरू में कहा था कि इसने ये कहा कि उत्थान, सबसे पहले उत्थान होता है और उत्थान समाप्त होने के बाद में अपरदन प्रारंभ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जबकि प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार उत्थान की प्रक्रिया सतत चलती है और उसी के साथ अपरदन भी चलता है। दूसरा था, डेविस की उत्थान तथा अपरदन के बीच संबंधों की संकल्पना भ्रामक है। अपरदन उत्थान के समय की अपरदन जो है वो उत्थान की समय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जैसे ही उत्थान प्रारंभ होता है अपरदन भी प्रारंभ हो जाता है, साथ साथ चलते हैं। डेविस के भौगोलिक चक्र की 3 अवस्थाओं से गुजरने के बाद समाप्ति के लिए स्थलखंड को दीर्घ काल तक स्थिर दशा में रहना होगा, परंतु प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड की दीर्घकालिक स्थिरता संभव नहीं है, क्योंकि स्थलखंड सदा गतिशील रहते हैं। क्लियर? डेविस के मॉडल में समय को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया गया है। तो ये जो इस प्रकार से इसकी आलोचना है, इसमें सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि इसने ये कहा कि सबसे पहले उत्थान होगा, उत्थान के जब समाप्त हो जाएगा
उसके बाद अपर्दन प्रारंभ होगा, ऐसा ये भ्रामक प्रतीत होता है। तो इस प्रकार से जो डेविस का साइकिल ऑफ इरोजन है, यानी कि इसके साइकिल ऑफ इरोजन को भौगोलिक चक्र भी के नाम से जाना जाता है, ये आपको इसमें डायग्राम बनाना है, तीनों अवस्थाओं के बारे में विस्तार से वर्णन करना है, और इसमें जो समय और इनको समय, उत्थित भूखंड, पराक्रम और समतल मैदान इस पे जो दिया है, इस पे प्रभाव डाला है, वो आपको बतलाना है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छे से 2-3 बार करेंगे, डायग्राम के साथ समझने का प्रयास करेंगे, तब आपके समझ में आएगा। ये लेक्चर यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।